गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को मेरा सक्सेना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपका बायो क्लास जो क्लास 12 का चैप्टर 4 जन स्वास्थ्य लिए थे, उसमें एक वीडियो था आज जो उसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो पिछले वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया और उसके बारे में बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें थी उसको हमने डील किया। आज चलेंगे कि जनन स्वास्थ्य का जो चीजें हैं कि जनन स्वास्थ्य के बाद जनन स्वास्थ्य में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसका नाम है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि जो है इसको रोकने के सबसे बढ़िया उपाय क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय क्या होते क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आता है जिसका नाम है संतति नियंत्रण। क्या नाम है? संतति नियंत्रण। संतति नियंत्रण कहते किसको है? तो संतति नियंत्रण जो है एक ऐसी कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके तहत संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि पहले की जो व्यवस्थाएं थी, लोग अपने पास बच्चे के जन्म के समय ना तो ध्यान देते थे कि उनकी भरण पोषण कैसे होगी, उनकी वृद्धि कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। इन सारी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए उन्होंने अपनी जनसंख्या को वृद्धि लगातार करते गए। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो 38 करोड़ थी। वो कितना था? 38 करोड़ था। लेकिन आज वर्तमान की जनसंख्या जो है वह 135 करोड़ पहुंच चुका है। तो इस जो बढ़ती हुई जनसंख्या को जो नियंत्रित करने के लिए है तो उसी में एक संतति नियंत्रण, और संतति का मतलब होता है संतान, चाहे वह पुरुष हो, नर मादा हो या लड़की हो या फिर लड़का, कोई भी संतान उसके नियंत्रण के लिए। तो नियंत्रण के बारे में कहा जा सकता है तो यह एक ऐसी कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके तहत संतति के निर्माणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारे विधियां हैं जिसमें सबसे पहला है कि हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि है क्या कि जब निषेचन के समय, जनन क्रिया के समय पुरुष तथा स्त्रियों में दोनों में अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का उत्पादन होता है। यह हार्मोन जो होते हैं नर में निकलने वाले जो एंड्रोजन जिसे नर हार्मोन कहा गया है, वह हार्मोन नरों में उसके शुक्राणुओं के बनने में, उसकी सक्रियता में मदद करती है। जबकि मादाओं में जो हार्मोन होता है वह एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है जिसे मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वह हार्मोन जो होता है वह अंड को बनने में सहायक करता है तथा इसकी सक्रियता को वृद्धि देता है। तो यह अंड को बनने में सहायक देता है। तो इन दोनों हार्मोनों को जब यदि नियंत्रित कर दिया जाता है तो इसके तहत शुक्राणु जो होते हैं बनते हैं बट सक्रिय नहीं होते हैं, अंडाणु सक्रिय नहीं होते हैं, जिसके कारण से इनके संयोग की जो क्रिया होती है वो विफल हो जाती है और नए संतान की उत्पत्ति का चांसेस नहीं होता है। अब इसके बाद आता है कि प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में जो है बहुत सारी विधियां हैं। प्राकृतिक विधि जो है वह एक ऐसी विधि है जिसमें होता क्या है कि बाह्य संघन एक विधि है जिसे पुरुष क्या करता है कि अपने मैथुन क्रिया के समय, संभोग के समय क्या करते हैं तो अपने वीर्य को संकलित होने से पहले वह योनि से पहले ही बाहर में असंकलित कर देते हैं, गिरा देते हैं, जिसके कारण उनका जो वीर्य जो होता है, जो शुक्राणु जो होते हैं वह योनि में सही ढंगों से स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। और जब तक शुक्राणु किसी भी मादा के योनि में स्थानांतरित नहीं हो पाता है तब तक किसी भी प्रकार के भ्रूण बनने की कोई संभावनाएं नहीं होती है। और इसके तहत जो होती है यह जो प्राकृतिक विधि है जिसमें कि ना तो कोई भ्रूण बनता है और ना ही कोई युग्मक का निर्माण होगा, और जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है तो किसी भी संतान के निर्माण का कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं होती है। इसके तहत होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि स्तनपान अनिवार्य जो विधि जो होती है इसमें कि स्तनपान अनिवार्य एक विधि है। इसमें जो प्राकृतिक विधि में कि स्तनपान, स्तनपान अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जब को स्त्री अपने बच्चे के जन्म के बाद यदि अपने बच्चे को लगातार 6 माह तक, लगातार यदि 6 माह तक वह अपने स्तनपान कराती है तो जब तक वह अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तब तक यह प्रायः माना जाता है कि वह स्त्रियां पुनः उस काल में कभी भी प्रेगनेंसी अर्थात कर सकते हैं कि गर्भ धारण नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा बताया जाता है जिसके कारण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक स्तनपान होते रहता है तो स्तन में पाई जाने वाली जो दुग्ध स्रावी जो ग्रंथियां होती है वह लगातार बनते रहता है, उसका निर्माण होते रहता है।
और वहां पर उनके योनियों में जो होते हैं अंडाणु की क्रिया बनने की क्रियाएं जो होती है ये रुकी हुई होती है, जिसके कारण वह नए प्रकार के अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। उनके पास जो चक्र की जो क्रिया होती है, जो कि उनमें एक चक्र होता है जिसको हम कहते हैं मासिक चक्र या मध्य चक्र, मासिक चक्र, जो कि प्रत्येक जो यह जो चक्र होता है वो केवल और केवल मादा में होता है। किसमें होते हैं? मादा में होते हैं। तो यह जो क्रिया होती है वो रुकी हुई होती है, जिसके कारण से पुनः एक समय में या फिर कह सकते हैं कि लगातार गर्भधारण की समस्याएं नहीं होती है, और इससे हम जनसंख्या वृद्धि को भी रोक सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली विधि है जिसका नाम है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में होता क्या है, तो यह एक विधि जो होती है, यह विधि के तहत किसी भी संतानों के जन्म के समय रोग साधन जो क्षमताएं जो होती है उसको कम किया जाता है। और रोग साधन क्षमताओं कम करने का मतलब होता है कि अंडाणु और शुक्राणु को जो परस्पर मिलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम रोकते हैं। और इसमें रोकने के कारण क्या होता है कि वह अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण जो यांत्रिक विधि जो होती है जिसमें कि निषेचन की क्रिया पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाती है। और जब निषेचन की पूरी क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो हम जानते हैं कि निषेचन की क्रिया के उपरांत ही युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक से जो होते हैं वो भ्रूण का निर्माण होता है, और जब भ्रूण का ही निर्माण नहीं हो सकता है तो ऐसे ही स्वाभाविक समझना है कि वहां पर किसी भी संतान की जो उत्पत्ति है वह नहीं हो सकता है, कोई भी संतान नहीं बन सकता है। अब है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि जो है आजकल सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में होता क्या है कि इस जनसंख्या को, बढ़ते जनसंख्या को रोकने के लिए क्या की जाती है कि जब बच्चे अधिक हो जाते हैं या फिर ऐसा देखा जाता है कि जब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को या फिर उसके पहले जब वो गर्भ धारण नहीं करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि इसके दौरान रासायनिक विधियों के दौरान उत्पादित जो दवाइयां होती है, जो टैबलेट होते हैं, उनके उपयोग के दौरान इस गर्भ धारण की समस्याओं को दूर किया जाता है। जिसमें सबसे प्रमुख जो दवा आती है जिसका एक नाम है माला डी, माला डी और माला एन। ये जो दो प्रकार की जो दवाएं हैं यह जो होती है जनरली मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध होती हैं, और इस दवाओं को गर्भ निरोधक गोली भी कहा जाता है। गर्भ निरोधक गोली, अर्थात कहने का मतलब कि गर्भ का मतलब और निरोधक का मतलब होता है रोकना, उसे प्रतिबंधित करना। तो इसमें दो प्रकार की दवाएं आती हैं, एक आता है माला इन और दूसरा आता है माला दे। इसमें होता क्या है कि यह जो दवाई जो होती है, इस दवाई के दौरान इसकी विधि होती है कि यह दवाई जो होती है वो प्रत्येक 21 दिनों तक, जो कि मधुचक्र की जो क्रियाएं जो होती है वो 28 दिनों तक जो होती है, उस 21 दिनों तक यह जो दवा होती है प्रत्येक दिन देना होता है, और एक जो लास्ट की जो दवाएं होती है वो 7 दिनों के बाद दिया जाता है। इससे क्या होती है कि जब कोई गर्भ धारण हो जाता है तो उसे उनके अंतर्गत बनने के बाद जो भ्रूण जो बन जाता है उस भ्रूण को तोड़ने की कार्य करता है, और तोड़कर उसके प्रतिकूल अणु और शुक्राणु जो मिले होते हैं उन सभी को अलग अलग करने का कार्य करता है, जिसके दौरान वह गर्भ जो होता है वो विफल हो जाता है, और इसके तहत वह जो स्त्रियां होती है, जो माताएं जो होती है, वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, गर्भ उनका खत्म हो जाता है। एक एक विधि थी। अगला जो है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में जो होती है जिसको हम कहते हैं, एक चीज पढ़ना है, बंध्याकरण। बंध्याकरण, अब इस चीज को सबसे महत्वपूर्ण जो विधियां होती है सर्जिकल विधि, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि सर्जिकल विधि है क्या। सर्जिकल, सर्जिकल का मतलब होता है कि ऑन स्पॉट उसके अनुरूप जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को निदान करने का कार्य होता है, इसमें सर्जिकल विधि होती है। सर्जिकल विधि में होता क्या है कि नर और मादा, पुरुष और स्त्री दोनों के दौरान जो पुरुष के में जो शुक्राणु बनने की जो क्रिया होती है तो उसकी शुक्र नली जो होती है, शुक्राणु नली जो होती है, उस नली को काटकर बांध दिया जाता है। इस नली को शुक्रवाहिनियां जो होती है, शुक्रवाहिनी, जहां से कि शुक्राणुओं का जो होती है स्थानांतरण होती है, और जो इसमें फ्लोबियन ट्यूब जो होता है जिसमें अंडवाहिनी जो होती है स्त्रियों में जो पाई जाती है अंडवाहिनी, इन दोनों पुरुषों में भी यह चीज होती है बंध्याकरण, और स्त्रियों में भी होती है। पुरुषों में क्या किया जाता है कि पुरुषों में जो होता है वो शुक्राणुओं को सर्जिकल करने के दौरान के ऑपरेशन के दौरान उनकी जो शुक्र नलियां जो होती है, जो कि दो शुक्र नालियां पाई जाती है, उनको काटकर और दोनों को धागे से बांध दिया जाता है,
ताकि निर्मित हुए जो शुक्राणु होते हैं, जो कि वृष्ण में जो निर्मित शुक्राणु होते हैं, वो पुनः जो मैथुन क्रिया के समय, संभोग क्रिया के समय वो स्थानांतरित नहीं हो पाती है। और जब यह क्रिया जो होती है स्त्रियों में भी होती है, जिसमें उनकी अंडवाहिनियां जो होती है, जो कि अंडाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जब योग के समय, संभोग के समय जब स्थानांतरित करने का कार्य करती है, उसमें भी इन दोनों चीजों को काटकर और बांध दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी पुरुषों में सॉरी शुक्रवाहिनियों को और स्त्रियों में अंडवाहिनियों को काटकर बांध देने की प्रक्रिया को ही हम बंध्याकरण कहते हैं। बंध्याकरण माने बांध देना। इसके तहत जो होती है वो शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है, न ही नर का जो होता है शुक्राणु वो मादा के योनि में ट्रांसफर होता है, जिसके दौरान जो होती है वो संतान की उत्पत्ति की समस्याएं जो होती है वो खत्म हो जाती है, वहां पर कोई भी संतान नहीं बन पाते हैं। अब अगला आता है चिकित्सीय समगर्भता। चिकित्सीय समगर्भता है क्या? चिकित्सीय समगर्भता जैसे देख रहे होंगे कि चिकित्सीय समगर्भता है। चिकित्सीय समगर्भता में होता क्या है कि इसमें देखा जाता है कि जो ऐसे स्थितियों में जब कोई व्यक्ति अपने संतानों के लिए या फिर संतान की जब बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए वो क्या करती है, इसके तहत एक चीज हो, एक अलग प्रकार की क्रिया है जिसमें कि गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले, गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ में बच्चे को मार दिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भ्रूण हत्या। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, भ्रूण हत्या है क्या? भ्रूण हत्या कहने का मतलब है कि स्त्रियों में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर और मादा युग्मक के दौरान अर्थात अंडाणु और शुक्राणुओं के दौरान जब भ्रूण बन जाता है, जब वह भ्रूण मादा के गर्भाशय में प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उस भ्रूण से जन्म लेने वाले बच्चे को उसके जन्म से पहले ही जब उसे रासायनिक विधियों के दौरान या उसे सर्जिकल विधियों के दौरान जब उसे मार दिया जाता है, तो उसी चीज को कहा जाता है संगर्भता। चिकित्सीय संगर्भता समापन माने कहने का मतलब कि चिकित्सा के दौरान उसके गर्भ को समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। इसके दौरान सबसे प्रमुख विधि होती है जिसमें होती है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जो होती है यह एक 1971 के बाद जो होती है, हमारी भारत सरकार ने इसको एक कानूनी अपराध बताता है। भ्रूण हत्या जो है एक कानूनी अपराध है। कहीं पे आप इसके जांच जो की जाती है तो एक अल्ट्रासाउंड जो होती है वह एक्स किरणों के जो के दौरान जो होती है, जिसे एक्सरे जो कहते हैं, एक्स किरणों के दौरान जो होती है इसकी जांच होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करने के बाद यह पता लोग कर लेते हैं कि वह जो गर्भ में पल रहा जो संतान है वह नर है या फिर मादा है, लड़की है या लड़का है। इस स्थिति में आज हमारे समाज के बीच आज एक कुरीतियां फैली हुई है कि लड़कियां जो होती है वो समाज के लिए एक अभिशाप है, जिसके लिए क्या करते हैं कि कुछ हमारे समाज के जो जिनकी मानसिकता आज भी उतना ही गहरी है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जब उन्हें पता होता है कि उनके गर्भ में पल रहा जो संतान है स्त्री होती है, तो वो उसे मार देने का प्रयास करती हैं और इसी अल्ट्रासाउंड एक्स किरणों के तहत उसकी जांच करवाकर जब लिंग का निर्धारण कर लेते हैं, तो उसे गुप्त रूपों से उसके भ्रूण में ही जन्म लेने से पहले उसे मार दिया जाता है। इसी को भ्रूण हत्या कहा है। जब इसकी देखा गया कि इसकी जो जनसंख्या इस क्रिया के दौरान लगातार जब यह देखा गया कि जो शिशु दर जो थी, संगर्भता जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, और इसके दौरान जब देखा गया कि हमारे समाज के बीच लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था, जो पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात, जो लिंगानुपात निकाला जा रहा था, वो लिंगानुपात में ज्यादा कमी देखने को मिला गया। तो जिसके तहत अनेक प्रकार के सुझावों के बाद भारत सरकार ने इस चीज को कानूनी अपराध साबित कर दिया। अर्थात कहने का मतलब कि समगर्भता कराने वाले से ज्यादा दंडनीय अपराध होते हैं। कहने का मतलब है कि यह अब जो है कानूनी अपराध हो गया है। कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड पे जाइएगा तो लिखा हुआ मिलता है कि भ्रूण हत्या जो है एक कानूनी अपराध है। अर्थात कहने का मतलब कि अब भ्रूण हत्या जो है वो रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ परसेंटेज हो रही है जो कि किसी न किसी रूप में हो रही है, लेकिन यह आज भी हमारे समाज के लिए एक कह सकते हैं कि ये कुरीतियां हैं। अब अगला आता है इतने चीजों के दौरान, इन तरीकों के दौरान, अर्थात फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं कि हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि,
रासायनिक विधि, सर्वजैविक विधि और चिकित्सीय समापन विधि, इन सभी विधियों के दौरान जो होती है और जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। अब अगला आता है कि इस जनन स्वास्थ्य में जनसंख्या वृद्धि के दौरान जनसंख्या को रोकने के बाद अब होता क्या है कि अब आता है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग है क्या आखिर? यौन संचारित जो रोग है वह है क्या? सबसे पहले समझना है कि यौन संचारित जो रोग होती है वैसे रोग जो मैथुन क्रिया के दौरान संचरित होती है, अर्थात एक लोग से दूसरे लोगों में जब यह फैलता है, संचरित होने का मतलब होता है कि फैलना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, इस प्रकार से दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, फैलते रहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं यौन संचारित रोग। यह जो रोग होते हैं, जो रोग मैथुन द्वारा संचारित होता है उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोगों की बात किया जाए तो सबसे प्रमुख जो रोग है उसकी बात हम करते हैं तो गोनोरिया, गोनोरिया, एड्स, हर्पीज, ईटीसी, इन सभी जो रोग हैं यह यौन संचारित रोग हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मैथुन क्रिया के समय, संभोग क्रिया के दौरान होने वाले ये सभी रोग। अब बात आती है इन रोगों में कुछ ऐसे जो हैं, कुछ जो है वह एस्ट के दौरान होते हैं और कुछ ऐसे जो हैं जो कि प्रोटोजोआ के दौरान होते हैं, कुछ जो होते हैं वायरस के दौरान होते हैं, कुछ जो होते हैं जीवाणु के दौरान होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जो यह जो रोग जो है इनमें कि होता क्या है, कि कौन से रोग जो है कैसे संचारित होते हैं। तो अब बात आती है कि जो यौन संचारित जो रोग हैं, यौन संचालित जो रोग हैं उसमें हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वह आपका जो है इष्ट जनित रोग। सबसे पहला क्या है? इष्ट जनित रोग। इष्ट जनित रोग। इष्ट जनित रोग है क्या है? इष्ट जनित रोग मेरे दोस्तों, यह जो रोग होता है जिसमें इसके अंतर्गत जो होता है वह आता है इष्ट जनित जो रोग होता है जिसमें एक संक्रमण जो इष्ट होता है जिसका नाम जो है वो कैंडिडिया, कैंडिडिया जो होता है, कैंडिडिया एल्बिस, कैंडिडिया, कैंडिडिया एल्बिस, यह जो है एक इष्ट का नाम है। यह किसका नाम है? इष्ट का नाम है। इस इष्ट के दौरान जो होते हैं एक संक्रमण प्रकार के रोग होती है और यह जो रोग होता है वो पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुष में होता है। यह रोग किसमें होता है? पुरुषों में होता है। पुरुषों में होता क्या है कि पुरुषों के जो शीशन का जो अग्रभाग होता है उसमें जो होते हैं इसका लक्षण जो होते हैं पुरुषों तथा स्त्रियों में भी होता है और स्त्रियों के बाह्य जनन अंग में यह होता है। कहां होता है? बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग में होता है। पुरुष और स्त्रियों दोनों में होता है यह रोग और इस रोग को बोलते हैं कैंडिया रोग। कैंडिया जो होते हैं वह इष्ट जनित रोग है और किस इष्ट से होते हैं? तो कैंडिया एल्बिस नामक इष्ट के दौरान यह रोग होता है। अब अगला टॉपिक आते हैं इसमें जो होता है, अगला जो होता है प्रोटोजोआ के दौरान। तो प्रोटोजोआ के दौरान जो होने वाला रोग है वो कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के दौरान जो होने वाला जो रोग है वो सबसे प्रमुख जो रोग है वह इसके दौरान जो होती है यह ट्राइकोमा। यह जो प्रोटोजोआ के दौरान जो रोग होता है यह रोग जो होता है आपके योनियों में, करने का मतलब है कि मूत्र जनन जो नालिकाएं होती है वो मुख्य रूप से संक्रमित होती है और संक्रमण के कारण जो होती है योनियों में जो होती है, योनियों में स्त्राव जो होती है वो कारण जो होती है ये रुक जाता है और रुकने के बाद यह जो होती है प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं इसमें जो रोग आपका होते हैं वो टाइकोमोनास होता है। डाइकोमोनस, यह जो है एक प्रोटोजोआ का नाम है। डाइकोमोनस वैजिनेला, वैजिनेला, यह जो है प्रोटोजोआ का नाम है जिसके तहत जो होते हैं यौन संचारित रोग होता है और वह रोग के दौरान होता क्या है कि जो स्त्रियों की जो योनिया जो होती है उसमें संक्रमण होता है और संक्रमण के दौरान जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आप कह सकते हैं कि एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। अगला जो तीसरा जो टॉपिक है उसमें जो होता है
यह बैक्टीरिया के दौरान, बैक्टीरिया कहने का मतलब होता है कि जीवाणु, जीवाणु के दौरान जो रोग होते हैं वो कौन से हैं? जीवाणु में जो रोग होते हैं कि जीवाणुओं के दौरान होता क्या है कि इसमें जो होते हैं, जो कि गोनोरिया जो रोग जो होता है, गोनोरिया, यह जो रोग होता है जीवाणु के दौरान फैलता है। यह जो होता है पुरुष में भी होते हैं और स्त्री में भी होते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों में यह रोग होता है जिसका नाम है गोनोरिया रोग, जो कि जीवाणुओं के दौरान होता है। और यह जो रोग जो होता है इसमें पुरुषों का जो मूत्र मार्ग जो होता है उसमें प्रभावित होता है और स्त्रियों में भी यह प्रभावित होता है। और चौथा जो होता है, यह जो आपका होने वाला जो बैक्टीरिया के बाद जो होता है, इसमें अब आता है बैक्टीरिया में एक और है जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस, यह सिफिलिस है क्या? तो सिफिलिस जो रोग होता है यह यौन रोग है, माने यौन संचारित जो रोग है। और यह जो होती है इसका जो होता है सबसे बड़ा कि ट्रेपोनोमा जो होता है, ट्रेपोनोमा नामक जो जीवाणु जो होते हैं, ये सबसे ट्रेपोनोमा पैलिडी, पैलिडम, सॉरी, ट्रेपोनोमा पैलिडम के दौरान जो होता है ये सिफिलिस नामक रोग होता है। और यह जो रोग होता है वो मूत्र मार्ग को भी संक्रमित करता है। अब आगे जो होता है इसके बाद इतने सारे रोग जो होते हैं वो हमारे यौन के दौरान होते हैं, यौन संचारित के दौरान, अर्थात कह सकते हैं कि संभोग क्रिया या मैथुन क्रिया के दौरान होती है। और इसके बाद जो होते हैं आगे जो होती है वो सबसे प्रमुख जो रोग है उसमें जो होता है हर्पिस। तो हर्पिस जो रोग होता है, इस रोग में जो होता है सेंटेंस हर्पिस, आगे जो है वो हर्पिस, हर्पिस, हर्पिस जो रोग है यह भी एक यौन संचारित रोग है। तो हर्पिस जब यौन संचारित जो रोग है तो यह जो रोग होता है ये भी पुरुषों और मादाओं दोनों में होता है। हर्पिस भी पुरुषों और मादा दोनों में होता है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है जिसके बारे में यदि चर्चा करते हैं तो सबसे खतरनाक जो यौन संचारित जो रोग है छठा, वो आपका है एड्स। एड्स जनरली आप लोग जानते होंगे जिसको HIV जो वायरस होता है, यह वायरस जनित रोग है। यह कैसा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है जिसका नाम है HIV। HIV की फुल फॉर्म जो होता है, H का मतलब होता है ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो, इम्यूनो, और V का मतलब होता है वायरस। अर्थात कह सकते हैं कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस जो होती है, यह जो वायरस जो होता है वह एड्स को संक्रमित होने में सहायता करता है। और यह एड्स जो सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है जो कि यौन संचारित के दौरान होते हैं। इन सभी बीमारियों के दौरान, इन सभी बीमारियों से बचने के एक उपाय होती है कि होता क्या है कि इसमें एक जो होता है इन जो रोगों से, इन रोगों से बचने के लिए एक प्रकार की अलग प्रकार की जो कैंपी जो आती है, जो कि प्रायः पुरुष जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष उपयोग करते हैं, जिसका नाम जो होता है, इसका जो पुरुष जो होते हैं वो उपयोग करते हैं, जिसके दौरान इसका उपयोग करने के पश्चात जो होते हैं इन सभी रोगों से वो बचा जा सकता है। क्योंकि जब यह रोग किसी व्यक्ति को, जब यह सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो एड्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसको रोकने के लिए जो होते हैं पुरुष लोग जो होते हैं एक प्रकार की अपने संरक्षित के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। एक अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है, एक कह सकते हैं कि एक बैलून, एक रबड़ की तरह जो प्लास्टिक का बना होता है, एक बैलून की बनी होती है, त्वचाएं जो होती है वो उसको पहनने के बाद जो होते हैं जब वो यौन की क्रिया करते हैं तो ये रोग जो होती है उनमें नहीं होने के चांसेस होते हैं। अब आता है कि एसटीडी जांच। एसटीडी जांच जिसको हम कहते हैं कि एसटीडी जो जांच होती है, एसटीडी, एसटीडी, यह जो जांच होता है, तो एसटीडी जो जांच होता है सबसे ज्यादा जो होता है यह VDRA, माने कह सकते हैं कि यौन रिसर्च, यौन रिसर्च परिक्षालय में यह होता है। यह जो होता है एसटीडी जो जांच होता है कहाँ होता है? यौन रिसर्च परिक्षालय, यौन रिसर्च परिक्षालय, इसमें जो होता है यह जांच होती है। एसटीडी जांच के दौरान जो होते हैं एलिसा टेस्ट, यौन संचालित जितने भी रोग होते हैं वो सभी एसटीडी के तहत होते हैं। अब अगला आता है जो हम लोगों को
कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो अगला आता है कि अब इन सभी चीजों के बाद जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थात जनन के समय ये सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जनन के दौरान उन व्यक्तियों को यदि ये मालूम हो कि यौन संचालित रोग भी होने की संभावना होती है, इन सभी से बचा भी जाता है। इसीलिए जब किसी व्यक्तियों को किसी समय आपातकालीन स्थिति में जब रक्त की जरूरत होती है तो इन सभी उन जो सबसे प्रमुख जो होते हैं इन सभी रोगों को ध्यान में रखा जाता है और उनमें जांच किया जाता है कि क्या उस व्यक्ति को ये सभी रोग तो नहीं है। या फिर जब टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान कृत्रिम जो गर्भ संगता के दौरान जो बच्चे का निर्माण होता है उस समय भी उनसे शुक्राणुओं को स्थानांतरण के दौरान इन सभी चीजों का जांच किया जाता है ताकि होने वाले जो संतान है उसमें इन सभी रोगों का प्रवाह नहीं हो सके। इस प्रकार से आपका जनन जो स्वास्थ्य जो चैप्टर था इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें थी उसको हमने बताए। और आगे जो नेक्स्ट जो होंगे इसमें इसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो चीज होंगी वो हम आपको फेसबुक के माध्यम से अपलोड कर देंगे, फेसबुक पर अपलोड कर देंगे, जो कि जो एक नंबर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी अन्य जनरल कंपटीशन हो या फिर जो 12th के जो बच्चे हैं उनके ऑब्जेक्टिव में सहायता के लिए हमने एक पीडीएफ तैयार करेंगे और वह जो होते हैं हम फोटो के माध्यम से, क्योंकि पीडीएफ हम अपने वेबसाइट पे तो डाल नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम आपको फेसबुक पर दे देंगे और फेसबुक पर आप उसको देख सकते हैं, वहां से आप उसको अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहां से उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पीडीएफ बनाया है जिसको हम बता रहे हैं। यह जो है इस प्रकार से पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो होती है सभी प्रकार के जो हैं वो सारे लिखे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो टॉपिक जो दिया गया है बायो का जो कि जनन स्वास्थ्य का, इन सभी चीजों पर हमने विचार किया है और इन जितने भी आपके जो चैप्टर 4 जो है इन सभी को यहाँ पर दिया नहीं जा सकता है और इस चीज को जो है वो आपको फेसबुक पे हमने अपलोड कर देंगे, फेसबुक से आप इसको ले सकते हैं। जितने चीज हमने आपको 2 वीडियो में बताया उन सारी चीजों को इसमें वर्णन किया गया है, आप इस चीज को फेसबुक से डाउनलोड कर ले सकते हैं। धन्यवाद।